चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास तक ना हम लोग अपना एक टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर मैंने आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक करवाया था वो था ग्रोइंग मिडिल क्लास टू एंड प्रिविलेजेस। बेसिकली हमारी जो मिडिल क्लास थी अब वो ग्रो हो रही थी प्रिविलेजेस को एंड करने के लिए। कौन थे ये लोग? मैंने बताया था आप लोगों को, थर्ड एस्टेट के ही वो लोग थे जो अब पढ़े लिखे थे। क्लियर है? ये वो लोग थे बच्चों जो पढ़े लिखे थे, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे। इसके अलावा में अगर देखा जाए तो ये दूसरे देशों में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे और वहां से पैसे कमाया करते थे। तो एजुकेशन और पैसे आने के बाद इनके पास एक वॉइस आ गई, यानी कि अब ये अपना हक समझने लगे कि अब हमें आवाज उठानी चाहिए। किस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए? इन्होंने सोचा कि अब हमें आवाज उठानी चाहिए कि हम लोग अब, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं फर्स्ट एस्टेट वालों के पास है, तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए कि हम उनके बराबरी कर पाए। ठीक है? सो इन लोगों ने यहाँ पे, इनके पास एक आवाज आ गई कि हाँ अब हम लोगों को क्या करना है, अपोज करना है। सो ये अब इसके बाद, अब अगर इसके आगे समझा जाए तो अगर मैं यहां पर देखूं कि ये जो मिडिल क्लास था, यानी कि न्यू मिडिल क्लास, ये जो बच्चों न्यू मिडिल क्लास था ना, ये न्यू मिडिल क्लास एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये न्यू मिडिल क्लास एडुकेटेड लोग थे। कौन थे बच्चों? ये एडुकेटेड लोग थे। क्लियर है? क्योंकि इनके पास पढ़ाई थी, यानी कि ये एडुकेटेड थे, तो इनके जो बिलीव्स थे, दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप should be privileged by birth। इनका कहना क्या था? ये कहते हैं भाई सुनो, देखो अभी तक आप लोग फर्स्ट एस्टेट वालों को क्या कर रहे थे, आप लोग फर्स्ट एस्टेट वालों को थोड़ा सा ज्यादा उनको प्रिविलेजेस दे रहे थे, थोड़े ज्यादा क्या सारे ही प्रिविलेजेस आप उनको दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हम लोगों को हमारे हक नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अब हमें हमारा हक चाहिए, यानी कि अब हम लोग ये चाहते हैं कि किसी को भी बाय बर्थ प्रिविलेज ना मिले। बेसिकली क्या था ये मैंने बताया था, फर्स्ट एस्टेट के अंदर जो भी लोग थे, कौन कौन थे याद करो एक बार, क्लर्जी और नोबिलिटी। ये जो दो लोग थे, ये वाले दोनों लोगों के पास सारी की सारी क्या हुआ करती थी, पावर हुआ करती थी, प्रिविलेजेस हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, अल्टीमेटली सॉरी, फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट इज नोबिलिटी। तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उनके पास एक प्रिविलेज था कि उनको जितने भी, मतलब उनके पास एक बेनिफिट था कि उनको जितने भी प्रिविलेजेस मिलेंगे, जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे बाय बर्थ मिलेंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा उनकी फैमिली में पैदा होता है तो उसने चाहे कुछ किया है जिंदगी में, नहीं किया है, बट बीइंग इन अ क्लर्जी फैमिली और बीइंग इन अ नोबिलिटी फैमिली उसके पास कुछ प्रिविलेजेस होंगे। तो इन्होंने बोला ऐसा गलत है, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास भी एजुकेशन है, अब तो पैसे भी हैं, तो भैया अब हमको क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। ठीक है? सो दे डिमांडेड a society based on freedom and equal laws and opportunity। They demanded a society which is based on freedom, यानी कि जो आजादी पे बेस्ड हो, सारे के सारे आजाद हो, सबको इक्वल लॉज, यानी कि सारे के सारे लॉज के सामने इक्वल हो, और सबको अपॉर्चुनिटी भी बच्चों इक्वल मिले। अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलने का क्या मतलब है कि हर किसी को जो भी देखा जाए तो हर किसी को जो भी आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर किसी को घर की अपॉर्चुनिटी, कुछ भी अगर आप दे रहे हो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। आती है बात समझ में? अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो न्यू मिडिल क्लास था, ये न्यू मिडिल क्लास कौन थे? पहली बात देखो बच्चों, ये न्यू मिडिल क्लास जो थे ये थर्ड एस्टेट के ही लोग थे।
ये लोग थर्ड एस्टेट के ही लोग थे। अल्टीमेटली ये वो लोग थे जो थर्ड एस्टेट में पढ़ लिख गए थे। ठीक है, अगर आप बात को समझो कि थर्ड एस्टेट यानी कि जो एक तरीके से पीजेंट्री स्टेज थी, यानी कि वो लोग थे जो लेबरर्स काम करते थे या फिर जो लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोगों के लिए काम करते थे और उनके ऊपर सारा प्रेशर भी था। लोअर क्लास जिसे हम लेमैन्स लैंग्वेज में बोल सकते हैं, देसी भाषा में जो नीची जाति के लोग होते हैं। अब अल्टीमेटली उसके अंदर भी ना कुछ लोग ऐसे थे जो अब जो पढ़ लिख गए, ठीक है, जो एडुकेट हो गए हैं। इसके अलावा में उन्होंने अपनी मेहनत से मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रेड करके पैसे भी कमा लिए हैं, तो उनके पास अब एजुकेशन भी है और उनके पास अब क्या है, उनके पास एजुकेशन भी है और उनके पास अब पैसा भी है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि भाई अब हमको यहाँ क्या चाहिए, फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम का जो आइडिया था, ये उनके दिमाग में ये कीड़ा छोड़ा किसने? ये फ्रीडम का कीड़ा कहीं से तो आया होगा ना। एक छोटी सी बात सोचो, वो लोग उनके बाप दादा तब से काम करते आ रहे हैं, मतलब उन लोगों ने डेस्टिनी मान लिया था हमको तो करना ही करना है। लेकिन इनके दिमाग में ये कीड़ा कहां से आया? तो इनके दिमाग में ये जो कीड़ा लेके आने वाला था, यानी कि इनके दिमाग में ये जो कीड़ा प्रोड्यूस करने वाले जो थे वो थे हमारे फिलोसफर्स। वो कौन थे बच्चों? हमारे फिलोसफर्स। तो एक चीज मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि दे आर इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स। दे आर इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स। अब ये फिलोसफर्स के थ्रू इंस्पायर्ड थे। फिलोसफर्स कौन होते हैं? अगर मैं आपसे बात करूं हु आर फिलोसफर्स, कौन होते हैं फिलोसफर्स? देखो बड़ा आसान सा टॉपिक है। फिलोसफर कौन होंगे? फिलोसफर वो लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। फिलोसफी यानी कि आपकी सोचने की शक्ति। अगर आपकी सोचने का स्टाइल, आपके सोचने का तरीका लोगों से अलग है, बाकी लोगों से अलग है, तो आप फिलोसफर बन सकते हो। ठीक है, फिलोसफर बनने का मतलब क्या है? मतलब एक्चुअली फिलोसफर है कौन? वो जो अपनी बिल्कुल नई सोच को, सोसाइटी में लाना चाहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा सोचा कि भाई हमारी सोसाइटी जो अभी है सो है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारी सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। और उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से अपने ही माइंड में एक सोसाइटी डिजाइन कर ली कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि अभी ये चीजें हैं, अगर ये चीजें हट जाएं तो शायद हमारी सोसाइटी बेटर बन सकती है। तो ऐसे जो लोग थे उन्हें बोलते हैं हम फिलोसफर, जिनकी थोड़ी सी अलग सोच होती है, हटके। क्लियर है? अब ये जो कुछ बहुत अच्छे फिलोसफर्स थे ना, यानी कि जो बहुत अच्छे लेवल के फिलोसफर थे, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, जिनको समझ आ रहा था कि हाँ इक्वालिटी जरूरी है, सब कुछ उनको समझ आ रहा था, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी। ठीक है, अब ये लोग ऐसा तो है ना, ये लोग गली गली जाकर के बताएंगे। फिलोसफर्स जो होते हैं काफी बार इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब जनरली इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब समझते ही हो जो अपने में रहे, किसी को ज्यादा बोलना नहीं है कुछ भी। सो अल्टीमेटली ये जो फिलोसफर्स थे ना, अब इन फिलोसफर्स ने क्या बोला, ये कहते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बुक बना दी, यानी कि अपने आइडियाज को बुक में डाल दिया कि भाई कोई सुने ना सुने, हम किताब बना रहे हैं। अब जब ये लोग पढ़े लिखे लोग थे तो भाई इन्होंने किताबें पढ़ी। जब इन्होंने उन फिलोसफर्स की किताबें पढ़ी तो इनके दिमाग में भी वो आइडिया जो था वो क्या हो गया, वो आइडिया जनरेट हो गया, पॉपअप होने लग गए। ठीक है, मन में लड्डू फूटने लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो शायद बेटर हो जाएगा। क्लियर है? तो इनके दिमाग में ये फ्रीडम फ्रीडम का जो कीड़ा था ना, ये जो चिल्ला रहे थे तब से यहाँ पे वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, ये कीड़ा अल्टीमेटली कहां से आया था इनके दिमाग में? फिलोसफर्स के थ्रू। फिलोसफर्स की किताबें पढ़ ली थी इन लोगों ने। जब किताबें पढ़ ली तो भाई उनके जैसे हो गया, अभी इनका दिमाग वैसे चलने लग गया कि ऐसे ही करते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? सो यस, अब यहां पे आता है हमारा रोल ऑफ फिलोसफर्स, कि फिलोसफर्स का क्या रोल था। तो बच्चों फिलोसफर्स का तो बहुत बड़ा रोल हो गया। इसका मतलब यही तो थे वो जिनकी वजह से ये फ्रीडम इनके दिमाग में आई, और इस फ्रीडम के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन करवा दिया। ठीक है, एक बार समझते हैं जरा, एक सेकेंड बस। ठीक है भाई, तो अब रोल ऑफ फिलोसफर्स के बारे में बात करते हैं। देखो रोल ऑफ फिलोसफर्स बेसिकली आएगा क्या आप लोगों के पास, क्या किया था इन लोगों ने। अगर कोई आके पूछे क्या किया भाई तुमने, तो इन्होंने क्या बोला कि देखो हमने तो सब कुछ किया, दे
gave various ideas regarding equality एंड फ्रीडम। इन लोगों ने आइडियाज दिए, किस चीज के आइडियाज दिए? इन लोगों ने आइडियाज दिए इक्वालिटी और फ्रीडम के। कैसे दिए इन लोगों ने आइडियाज को? इनसे जाके पूछे। तो अब यहाँ पे ना आपको मेजरली जो पढ़ने हैं बच्चों, वो 3 फिलोसफर्स के बारे में पढ़ना है। अभी आपकी बुक में जहाँ पे ये टॉपिक लिखा हुआ है वहां पे 2 फिलोसफर है और आगे जाकर के 1 फिलोसफर, तीसरा बाद में आएगा। ठीक है, मैं तीनों आपको साथ साथ ही बता रहा हूँ सो दैट हम लोग कवर अप करते चले। ठीक है, सबसे पहला फिलोसफर जो बच्चों हमारे पास आता है ना, वो आते हैं मिस्टर जॉन लेक या फिर जॉन लेकी। क्लियर है, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इनकी एक बुक थी, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बच्चों टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब इस बुक का एक एजेंडा था, यानी कि कॉन्क्लूजन। इनकी किताब का जो कॉन्क्लूजन था या किस बारे में थी ये बुक, अगर मैं इसकी बुक का कॉन्क्लूजन के बारे में बात करूं, सो दे वांट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। डन। मतलब देखो भाई, एक ना जॉन लेकी नाम के एक फिलोसफर थे। इन्होंने किया क्या? इन्होंने अपनी बुक लिखी जिस बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने अपनी सारी सोच इसमें डाल दी। अब इस बुक का जो कंक्लूजन था, इनकी जो बाद में कंक्लूड किया हम लोगों ने, वो पता लगा ये बोलना चाह रहे हैं कि वी नीड टू रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। देखो, मोनार्की में क्या हुआ करता था? मोनार्की में राजा होता है। राजा क्या काम करता है? राजा अपनी प्रजा को एक तरीके से, यानी कि अपनी पूरी डायनेस्टी को रेगुलेट करता है, चलाता है। तो कोई भी जो एक्शन है या कुछ भी है वो राजा का होता है। ठीक है, कोई भी राजा एक्शन ले सकता है, राजा किसी भी चीज को अवॉइड कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है। मैं सारी चीजें राजा के हाथ में। सो एक तरीके से उस प्रजा में रहने वाले लोगों के लिए जो राजा है वो भगवान हो गया। ठीक है, अगर उनको कुछ भी चाहिए वो राजा से जाके डिमांड करेंगे, उनको कुछ भी हटवाना है राजा से जाके डिमांड करेंगे। राजा अगर मान गया तो भगवान, नहीं मांगा तो शैतान। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर हमने पूरी पुरानी माइथोलॉजी मूवीज वगैरह देखी हो या कुछ सुना हो, तो बेसिकली जो जितने भी राजा वगैरह हुआ करते थे वो सारे डिसीजन लिया करते थे, और कहीं ना कहीं जो उनकी डायनेस्टी थी वो उनको क्या करती थी? उनकी पूजा किया करती थी, उन्हीं को अपना भगवान माना करती थी। जब राजा पूरे की पूरी सोसाइटी में से, पूरी सिटी में से निकला करता था, तो उस टाइम पे सारे लोग अपने सर झुका के खड़े हो जाया करते थे। किस लिए? उनके रिस्पेक्ट में, और लिटरली उनकी पूजा करी जाती थी। जब राजा कहीं लड़के आया करता था तो उनकी आरतियां उतारी जाती, प्रॉपर पूजा करी जाती थी। तो यस, लोग क्या करते हैं? लोग अपने राजा को ना भगवान मानने लग जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला कौन है? वो राजा है। ठीक है, इसके अलावा में सारे के सारे जो राइट्स हैं, सारे के सारे जो अधिकार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजा के हैं। क्लियर? इसने क्या बोला कि अब जमाना बदल रहा है। ठीक है, अब राजा के हाथ में छोड़ने से अच्छा क्या है कि आप एक काम करो, अब उसको भगवान मानना बंद कर दो। और इसने यही बोला, और आगे क्या था वो दूसरे वाली बुक में आएगा। अभी के लिए इसने क्या बोला? उनको भगवान मानना बंद कर दो। ठीक है, उनके जो राइट्स हैं जो भी है वो सब ठीक है, लेकिन उनको भगवान मानना बंद कर दो, उनकी वर्शिप करना बंद कर दो, और सारे राइट्स भी उनके पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसने ये बात बोली। अब जब ये न्यू मिडिल क्लास ने ये बात पढ़ी और उनको देखा हमारा राजा कैसा हो, बर्बन डायनेस्टी जैसा, नहीं हमको तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो टैक्सेस बढ़ाई जा रहा है। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट राइट भाई इनके डिसॉल्व करने पड़ेंगे, वरना ये तो जान ले लेंगे। क्लियर है? अब उनको पूज भी नहीं सकते, यानी कि उनकी पूजा, उनको भगवान भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते उनको भगवान? हरकतें ऐसी हो गई अब तो इनकी, ये तो जब मर्जी हमले करवा देंगे। क्लियर है? सारा का सारा प्रेशर ही हमारे ऊपर है। इनकी तो सारी की सारी जो भी बेसिकली सॉफ्ट कॉर्नर है वो तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लिए है, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी। हमको तो कुछ मानते ही नहीं। तो अल्टीमेटली वहां से क्या हुआ? वहां से दिमाग चलना शुरू हुआ कि वी वांट फ्रीडम। ठीक है, चलो यार। जॉन लेके के बाद ना हमारे पास जो अगले आए वो आए मिस्टर
जीन जेकस राउजी। जीन जेकस राउजी, जीन जेकस राउजी ने अपनी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसका जो कंक्लूजन निकल के आया था वो कंक्लूजन था कि दे वांट, मतलब ही वांट्स इक्वल वोटिंग राइट्स एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये आए थे लेकिन मेन मुद्दे पे इन्होंने बोला भाई सबको इक्वल वोटिंग राइट दो, हम नहीं जानते, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, अगर इक्वालिटी होगी तभी तो कुछ हो सकता है। तो इन्होंने बोला इक्वल वोटिंग राइट। अब इक्वल वोटिंग राइट सुनते के साथ ही भाई दोबारा से जो अपर मिडिल क्लास थी उनके दिमाग में क्या है, मतलब न्यू मिडिल क्लास उनके दिमाग में क्या आया, चाहिए हमको। तो क्यों चाहिए हमको? क्योंकि अगर हमको वोटिंग राइट्स मिलेंगे हम राजा खुद चूज कर सकते हैं अपना। समझ में आई कहानी? तो ये दो आपके जो फिलोसफर्स हैं वो अभी इस वाले पैराग्राफ में है। क्लियर? एक तीसरा फिलोसफर और है जो आगे जाकर के आने वाला है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं जरा वो भी कौन थे। ठीक है जी। तीसरा फिलोसफर जो हमारे पास बच्चों आगे जाकर के आएगा, ही इज मिस्टर मॉन्टेस्की। ठीक है, मॉन्टेस्की जी ने अपनी एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब इनका कहना क्या था, इन्होंने कंक्लूड क्या किया? बच्चों इनका कंक्लूजन क्या था, इन्होंने अपनी बुक में ये बात बोली कि वी नीड डिविजन ऑफ पावर, वी नीड डिविजन ऑफ पावर। राजा के हाथ में सारी ताकत मत दो, क्योंकि राजा के हाथ में सारी ताकत दे दोगे तो वो जो चाहेगा वो करेगा और उसमें आपका नुकसान हो सकता है। सो आप लोगों को क्या करना है, आपको राजा के हाथ में सारी ताकत नहीं देनी। सो अल्टीमेटली हमने बोला फिर हम क्या करें, तो इन्होंने बोला कि आप डिवाइड कर दो इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप नॉर्मल डिवीजन करो ना, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशरी जो उसको सही से चलाने में हेल्प करेगा, यानी कि अगर कोई सही से नहीं चला रहा होगा तो उस पर जजमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आज के टाइम पे होता है, लॉ बनाता है कोई, एग्जीक्यूट कोई और करता है, और इसके अलावा में जुडिशरी हमारी कोई और है। ठीक है, पहले यही काम सिर्फ राजा का हुआ करता था, राजा ही लॉ बनाएगा, वही एग्जीक्यूट करेगा, जुडिशरी भी उसी की है। ठीक है, लेकिन अब क्या चाहता है ये, इन्होंने बोला कि डिवाइड कर दो पावर, क्योंकि अगर आप पावर को एक ही हाथ में रखोगे वो जब मर्जी जो मर्जी लॉ बना करके जब मर्जी उसको एग्जीक्यूट करके जो मर्जी जजमेंट दे देंगे। ठीक है, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, सो इन तीनों फिलोसफर्स को पढ़ने के बाद, इन तीनों फिलोसफर्स को समझने के बाद, यहां पे ना जो आइडिया एनलाइटेड हुआ, यानी कि जो आइडिया इनके दिमाग में आया, तो मैं बोल सकता हूं कॉन्क्लूडेड आइडिया। जो कॉन्क्लूडेड आइडिया इन लोगों के दिमाग में आए, ये सारे आइडियाज पब्लिक प्लेसेस में क्या होने लग गए, अब डिस्कस किए जाने लग गए कि यार ऐसा कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है?
and it spread amongst people. ये लोगों में फैलने लग गई ये बात कि भाई ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक। तो ये कंक्लूडेड आइडियाज हैं, जो एनलाइटेड आइडियाज हैं, ये सारे के सारे पब्लिक प्लेसेस में डिस्कस होने लग गए कि हाँ ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरीके से इन लोगों ने फिर ये भी सोचा कि हाँ ठीक है, ये सब जब सारी बात ये लोगों के बीच में फैलने लग गई तो अब सारे के सारे इस चीज को लेकर के अग्री। आती है बात समझ में? क्लियर होता है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? चलो, तो अब बेसिकली बच्चों है क्या हमारे पास, हम लोगों के पास यहाँ पे आया कि अब जब ये सब कुछ चल रहा था ना, जब ये सारे के सारे अपने मन में खिचड़ी पका रहे थे, तो उस टाइम पे एट दैट टाइम आर किंग, कौन थे जी हमारे किंग? हमारे नहीं, मतलब इस चैप्टर में लुई 16, ठीक है, प्लान्स टू इंक्रीज taxes or to impose further taxes, ये आपकी बुक वाली लैंग्वेज है, ठीक है। उस टाइम पे हमारे राजा जी सोच रहे थे भाई मैं टैक्स और बढ़ाऊंगा। अब ये लोग उनको गद्दी से हटाने के उसमें है और ये सोच रहे हैं मैं टैक्स और बढ़ाने वाला। क्लियर है? चलो, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर होता है टॉपिक? नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करें। मैं कंटिन्यू उसी को करूंगा, बस हेडिंग आपकी बुक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास आती है दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। याद है कि हम लोगों ने सबसे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ा था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमने सबसे पहले जो शुरू किया था वो यही शुरू किया था ना शायद, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यही तो स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो यस, हमें एक्चुअली यही करना था, पर मैंने आपको क्या कहा था, पहले चलते हैं कहाँ पे, पास्ट में। हम आए यहाँ पे, फिर यहाँ से आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले गया, ठीक है। कहाँ पीछे ले गया था? 1774 तक। अब हम 1774 से 1789 तक आएंगे, फिर उसके आगे की कहानी बात करेंगे, ठीक है। तो हमने किया क्या था, हम लोग 2 बार फ्लैशबैक में गए थे। पहले एक बार फ्लैशबैक में गए 1789, फिर उसके बाद दोबारा से फ्लैशबैक में आ गए हम लोग 1774। अब हम 1774 से चलते हुए आ रहे थे, हम 1789 तक पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं क्योंकि आउटब्रेक आ चुका है, ठीक है। सो कुछ ऐसा कर, चलो जी। तो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, दिस इज आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब भाई आउटब्रेक यानी कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से शुरुआत हुई, जरा वो बात करते हैं। हमारे राजा जी क्या सोच रहे हैं? हमारे राजा जी सोच रहे हैं कि भाई बहुत दुविधा चल रही है, पैसे वैसे हैं नहीं, और वैसे भी खजाने जो हैं वो हमारे हमको क्या मिले हैं, खाली मिले हैं। तो अब मेरे को पैसे चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं या कुछ नए टैक्सेस लगा देते हैं, ठीक है। बट इनमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या है बच्चों? दिक्कत ये है कि राजा जी टैक्सेस ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते। टैक्स बढ़ाने का इनका एक अपना तरीका है। तरीका क्या है? दे हैव टू कॉल अ मीटिंग, इनको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ये जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। सारे मतलब कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो फर्स्ट एस्टेट की तरफ से आए होंगे, कुछ होंगे जो सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और कुछ होंगे जो थर्ड एस्टेट के होंगे, ठीक है। अब जब इनको ये टैक्सेस बढ़ाने थे, तो इन्होंने वो आइडिया बताने के लिए, पूछने के लिए नहीं, ये नहीं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, ये जो बुलाते थे मीटिंग, ये बताने के लिए बुलाते, भाई ऐसा कर रहा हूं, मान लेना, ठीक है, और नहीं मानो तो जो मर्जी करो, मेरे को परवाह नहीं है। तो इन्होंने वो बताने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग को बोला जाता है एस्टेट मीटिंग, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर, अब उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, ये सारे लोग आए। जब इन्होंने बोला मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, तो भाई थर्ड एस्टेट वाले और फैल गए। उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए, हम नहीं बढ़वाएंगे। इसके अलावा में इनकी एस्टेट मीटिंग के कुछ रूल्स थे, जो रूल्स इनको पसंद नहीं आए थर्ड एस्टेट वालों को, और इन्होंने उन रूल्स को चेंज करने की डिमांड करी। उन्होंने बोला ठीक है आप टैक्स बढ़ाओ, हम मान जाएंगे, लेकिन हमें अब
आपके ये वाले रूल्स जो हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करवाना है। उस पे राजा जी नहीं माने कि नहीं मैं नहीं मानता, तो ये जो थर्ड एस्टेट वाले थे ये अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चले गए घूमने। ये कहते हैं हम नहीं कर रहे मीटिंग अटेंड, कुछ भी करो, ठीक है, और इनके बिना टैक्सेस इम्पोज भी नहीं हो सकते। तो ये मीटिंग छोड़ के चले गए कि हमें नहीं चाहिए आपकी मीटिंग, ठीक है, पहली बात। जब ये अलग चले गए तो अब इन लोगों ने सोचा भाई राजा के पास से तो उठ के आ गए, अब क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी खुद की क्या कर ली, एक ग्रुप बना लिया। और ग्रुप बनाने के बाद अपना खुद का एक नेशनल असेंबली बना करके, नेशनल असेंबली खुद की बना करके और अपने खुद के लॉज बनाने शुरू कर दिए, यानी कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया, ठीक है, अपना खुद का क्या फ्रेम कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया। जब इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया ना, तो जिस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस टाइम पे फ्रांस के अंदर, मतलब उस टाइम पे जो बाकी नॉर्मल लोग थे उनके दिमागों में कुछ और ही कहानी चल रही थी। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है, दूसरी तरफ लोग जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, वो लोग और ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। दोनों ही चीजों की वजह से ये रेवोल्यूशन एक तरीके से और ज्यादा बूम पर आ गया, ठीक। एक बार लिख के समझे चीजों को, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। चलिए, तो बच्चों जो ये लुई 16 है ना हमारे, ये जो हमारे लुई 16 है, called estate meeting on 5th May 1789, ठीक है। इन्होंने एस्टेट मीटिंग बुलाई कब, 5th May 1789, और आउटब्रेक जो पढ़ा था वो था 14 जुलाई 1789। तो भाई काफी क्लोज आ चुके हो पीछे से, ठीक है। जब काफी क्लोज आ चुके हैं तो इसका मतलब हम वहां पहुंचने ही वाले हैं। तो 1789 5th में को इन्होंने क्या किया, एक एस्टेट मीटिंग बुलाई। ये जो एस्टेट मीटिंग थी, उस मीटिंग का पर्पस क्या था, अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज द पर्पस फॉर द स्टेट मीटिंग, तो इसका जो पर्पस था वो था प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। क्या पर्पस था इसका, प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। क्लियर है, नए टैक्सेस को ये क्या चाहते थे, प्रपोज करना चाहते थे, सबको बताना चाहते थे कि भाई ये टैक्स में लगाने वाला। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करूं, तो 300 मेंबर्स ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट से 300 लोग आएंगे। 600 मेंबर्स फ्रॉम थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में से 600 लोगों को बुला लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से, अच्छा इनके साथ साथ ठीक, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने मीटिंग कब बुलाई, इन्होंने मीटिंग बुलाई 5 मई 5th May 1789। क्या था उसका पर्पस, इनको एक नए टैक्सेस जो थे वो प्रपोज करने थे। कौन कौन था उस मीटिंग में, 300 लोग थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से, जब 300 फर्स्ट से 300 सेकंड से, टुगेदर दे आर 600 एट ऑल। 600 लोग थे थर्ड एस्टेट से, लेकिन वो अपने साथ साथ अपने बाकी भाइयों के, मतलब बाकी जितने भी उनकी कैटेगरी के, उनकी सोसाइटी के लोग थे, उनके लेटर्स, उनकी चिट्ठियां लेके आए थे,
जिन चिट्ठियों में उन्होंने अपनी परेशानियां लिखी हुई थी कि हमें ये दुख है इसको सही कर दो। राजा मैंने बोला ना ऊपर डिवाइन, बेसिकली जो कर सकता है राजा कर सकता है, सारी प्रॉब्लम लेके पहुंच जाओ राजा के पास। सो अल्टीमेटली वो खुद तो आ नहीं सकते थे क्योंकि 600 लोग ही आने थे, तो 600 वही लोग आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो आज के टाइम पे मतलब जो उस टाइम पे सोसाइटी को क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, जो आवाजें उठा रहे थे, तो वही लोग आए। बाकी लोगों के वो लेटर्स ले आए, चिट्ठियां लिखे थे तो हम ले जाएंगे, ठीक है। सो ये लोग आ गए। सो सबसे पहली बात, मीटिंग कब बुलाई गई? 5 में 1789। क्या पर्पस था? प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। कौन कौन था उसमें? 300 फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी, 300 फ्रॉम सेकंड एंड 600 फ्रॉम थर्ड। अब लेकिन ना इस मीटिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इस मीटिंग की कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी इस मीटिंग में? कंडीशन ये थी कि राजा जो भी कोई बोलेगा, देखो राजा जो जब कुछ प्रपोज करता है तो वो उसको चाहे सामने वाले की बात माननी है या नहीं माननी, वो पूछेगा जरूर कि देखो सही है, क्लियर है। नॉर्मल सी कहानी, मैंने 5 लोगों को बैठा रखा है, मुझे पता है सारे राइट्स मेरे पास है, मैं कोई भी चीज जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने फिर भी क्या किया, मैंने बोला देखो यार ये करने वाला हूँ, बताओ सही है। अगर सामने वालों को मना भी कर दे नहीं है सही, तो मैं उसके बाद मानूंगा नहीं, मुझे तो करना है, ठीक है। उसने यही किया। वो क्या करता था, राजा के पास राजा क्या करता था, वो जब भी कभी कोई नई चीज प्रपोज करता था तब वो वोटिंग करवाता था। अब यहाँ जो वोटिंग थी ना, यहाँ पे वोटिंग पर हेड नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे वोटिंग पर एस्टेट हुआ करती थी। यहाँ पे वोटिंग कैसे हुआ करती थी? पर एस्टेट, कि आपकी एस्टेट को मिलकर के एक यूनानिमसली एक डिसीजन देना है, यस और नो, ठीक है। तो इसने क्या बोला, मैं नए टैक्सेस बढ़ा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट से बोला से यस और नो, उन्होंने कहा जी यस, उनको तो देने नहीं है। सेकंड से पूछा कितना है, उन्होंने कहा यस, उनको भी नहीं देने। थर्ड से पूछा, सारे मना कर गए। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 वोट यहाँ पे यस है और 1 वोट नो है, तो अल्टीमेटली इम्पोज तो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आया कौन था? 600 लोगों में कौन था? ये थे पढ़े लिखे लोग। भाई ये पढ़े लिखे लोग अब फैल गए। इन्होंने क्या बात बोली, ये कहते हैं सुनो, फर्स्ट एस्टेट में कितने लोग हैं? इन्होंने कहा 300। सेकंड में कितने? बोले 300। टोटल कितने? 600। बोले हम भी कितने? 600। कह रहे अगर आप यहाँ पे पर हेड वोटिंग करवाओगे तो इसका मतलब तो एक न्यूट्रल हो गया, कोई जीता ही नहीं। तो इन्होंने क्या डिमांड करी? इन्होंने डिमांड करा कि यहाँ पे हम आपकी सारी बातें मान लेंगे जो आप बोल रहे हो, लेकिन आपको जो आपका वोटिंग सिस्टम है दैट शुड बी कंडक्टेड ऑन पर हेड बेसिस। आपको यहाँ पे जो अभी वोटिंग सिस्टम आपका जो एस्टेट पे चलता है, यानी कि 1 एस्टेट 1 वोट जो चलता है, आपको उसे 1 मैन 1 वोट करना पड़ेगा कि हर इंसान वोट देगा, उसके बाद आप काउंट कर लेना। वो चीज राजा जी ने क्या कर दी? मना। राजा जी बोले हम नहीं करेंगे। समझ आया? राजा जी क्या बोले? हम नहीं करेंगे। जब राजा जी ने मना कर दिया तो अब क्या होगा? अब ये सारे के सारे लोग उठ के चले जाते हैं और जाकर के ये लोग क्या कर लेते हैं, ये लोग जाकर के अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं, ठीक है। इनकी बात सही थी। इन्होंने बोला भाई यहाँ तो ये धोखाधड़ी चल रही है हमारे साथ, हमें इक्वल वोटिंग राइट्स चाहिए। राजा ने मना कर दिया, दफा हो जाओ, शक्ल लो और निकलो यहाँ से अपनी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी नेशनल असेंबली बना ली। अब इस नेशनल असेंबली को बनाने के बाद मतलब ये अच्छा बनाई कहाँ थी इन लोगों ने, ये इनके एरिया के अंदर एक टेनिस कोर्ट था, वहां जाके बैठे थे, ठीक है। नेशनल असेंबली बनाने के बाद इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। कॉन्स्टिट्यूशन सब समझते हैं, संविधान, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे लॉ रेगुलेशन सब लिखे हुए हैं, तो इन्होंने वो बनाया। अब वो बनाने के लिए इनको चाहिए थे कुछ और समझदार लोग, कुछ और समझदार लोग। ये पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई ना कोई चाहिए था जो इनको क्या कर पाए, रेगुलेट कर पाए। अब यहां से इनको 2 लोगों की हेल्प मिली। यहाँ पे सबसे पहले जो थे वो थे मिराबियू। मिराबियू लोग कौन थे बच्चों? मिराबियू वो लोग थे जो बिलोंग करते थे नोबिलिटी से। नोबिलिटी, सही सुना आपने, जो सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते थे। लेकिन उनका मानना ये था कि ये जो डिवीजन है ये गलत है, ठीक है। मतलब वो बिलोंग बेशक करते थे नोबिलिटी से, लेकिन वो भी इनकी तरह ही सोचते थे। तो उन्होंने आकर के इनकी हेल्प करी कि ठीक है, वी आर विद यू, ठीक है, क्योंकि हमें भी इस चीज से अच्छी नहीं लगती है चीज, हमें भी नफरत है इस चीज से। इन्हीं के साथ साथ इनके साथ जो और आए वो आए अब्बेसीज। अब्बेसीज कौन थे? अब्बेसीज जो थे वो क्लर्जी थे, ठीक है। तो इनको 2 लोगों की हेल्प मिल गई, मिराबियू जो नोबिलिटी से थे, अब्बेसीज जो बेसिकली क्लर्जी से थे। वो दोनों के दोनों एक्चुअली इन सारे लोगों से हायर कैटेगरी में आते थे, ठीक है। सो वही दोनों अब इनको क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे।
और इन सब ने मिलकर के क्या किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। क्लियर है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिजाइन किया। अब ये जो अबेसीज थे ना, इन लोगों ने लेटर लिखे थे एक्चुअली, मतलब इन लोगों ने ये बात उठाई थी कि क्या है थर्ड स्टेट, मतलब आपने स्टेट्स में क्यों डिवाइड किया हुआ, आप किसको मानते हो थर्ड स्टेट, आप सबको इक्वालिटी रखो। तो इसीलिए इनका सोचना भी इन्हीं की तरह था, इसीलिए ये लोग इनके साथ जुड़ गए थे बेसिकली। और उसके बाद क्योंकि हायर क्लास के थे इसीलिए इनको रेगुलेट कर रहे थे, ओवर हैंडलिंग। आती है बात समझ में? क्लियर है टॉपिक? इजी है कहानी यहां तक की? तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान सी है। चलो, ये था बच्चों आउटब्रेक का ना फर्स्ट पार्ट। आउटब्रेक का फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या है, ये था कि अभी जो है वो चिंगारी जली है सिर्फ यहां बैठे हुए 600 लोगों के बीच में। ये 600 लोगों ने मिलकर के अभी असेंबली बनानी शुरू करी है, लेकिन जो ये 40,000 लेटर लेके आए थे वो लोग गांव में क्या कर रहे हैं, अभी उनकी भी तो कहानी देखनी पड़ेगी। तो वो लोग अपने गांव में बैठे हुए क्या कर रहे थे वो समझेंगे अगली क्लास के अंदर। और इसके अलावा मैं इसी को फिर रिलेट करूंगा फर्स्ट वाली क्लास से, ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो सीधा मिलेंगे बच्चों अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।